आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस बेसिकली क्या होता है? तो नेक्रोसिस हमारे पास होता है जो है वो एक पाथवे होता है सेल डेथ का। मैंने पहले लेक्चर में भी आपको पढ़ाया था कि जब भी हमारे पास सेल डाई होते हैं तो वो या तो हमारे पास नेक्रोसिस के थ्रू डाई होते हैं या एपोप्टोसिस के थ्रू डाई होते हैं। बट नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस दो डिफरेंट डिफरेंट पाथवेज हैं। एपोप्टोसिस हमारे पास फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है और पैथोलॉजिकल भी हो सकती है। लेकिन हमारे पास नेक्रोसिस जो है वो हमेशा हमारे पास पैथोलॉजिकल होगा। नेक्रोसिस बेसिकली मे बी ड्यू टू रेडिएशंस। हमारे पास नेक्रोसिस जो है ये हमारे पास रेडिएशन से भी हो सकता है या फिर हमारे पास जो है रेडिएशन की वजह से भी हो सकता है या फिर हमारे पास इस्कीमिया की वजह से भी हो सकता है हमारे पास, या फिर हमारे पास सीवियर हाइपोक्सिया। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के रीज़न्स है जिसकी वजह से हमारे पास नेक्रोसिस हो सकता है। लेकिन नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस दो अलग अलग पाथवे हैं। एपोप्टोसिस हमारे पास फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, जैसे मैंने पढ़ाया था आपको कि हमारे पास जब भी कोई एम्ब्रियो बनता है तो जो डिजेनरेशंस होता है उसके मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास इस तरह का होता है हाथ, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह का। मेरी डायग्राम थोड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन जब भी हमारे पास फिंगर्स बनते हैं तो फिंगर्स में हमारे पास क्या होता है, इस तरह का हमारे पास हाथ बन जाता है। तो यहाँ पे जो फिंगर्स बनते हैं बेसिकली यहाँ पे एपोप्टोसिस होता है। जो सेल्स होते हैं वो एपोप्टोसिस प्रोसेस के थ्रू गायब होते हैं, तब जाके हमारे पास फिंगर्स बनते हैं। सो एपोप्टोसिस हमारे पास फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है और पैथोलॉजिकल भी हो सकती है। लेकिन नेक्रोसिस जो है ये हमेशा के लिए हमारे पास पैथोलॉजिकल होगा और वो हमारे पास रेडिएशन की वजह से भी हो सकता है, इस्कीमिया की वजह से भी हो सकता है। सीवियर इस्कीमिया आगे मैं पढ़ाऊंगा कि किस तरह इस्कीमिया और हाइपोक्सिया की वजह से नेक्रोसिस होगा हमारे साथ। लेकिन हमारे पास नेक्रोसिस जो है वो एक पैथोलॉजिकल प्रोसेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सेल है, लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई भी एक सेल है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सेल है और इस सेल में जो है ये कोई भी हमारे पास एक सेल है और अब लेट्स सपोज इस सेल को हमारे पास एक्सट्रीम इंजरी हो जाती है। एक्सट्रीम इंजरी या लीथल इंजरी हमारे पास इस सेल को हो जाती है। तो ये सेल जो है हमारे पास दिस सेल कैन नॉट अडॉप्ट टू द इंजरी। तो ये हमारे पास अडॉप्ट नहीं होती, कैन नॉट अडॉप्ट टू द इंजरी, और you can say that these cells cannot reverse its injury, or you can say that this cell cannot adjust to the stress of injury, सो जब भी हमारे पास कोई सेल इंजरी को अडॉप्ट नहीं कर सकता, अपने डैमेजेस को रिवर्स नहीं कर सकता या फिर अडॉप्ट नहीं होता स्ट्रेस ऑफ इंजरी के साथ, तो उसमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेल के अंदर, एक नॉर्मल सेल के अंदर जब हमारे पास एक्सट्रीम लीथल इंजरी हो जाती है तो वो
इंजरी को अडाप्ट नहीं कर सकता, रिवर्स नहीं कर सकता और एडजस्ट नहीं कर सकता स्ट्रेस को, तो उसमें जो है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ जाती है सेल के अंदर। सेल के अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं और ये जो चेंजेस होते हैं ये हमारे पास कई जो है हावर्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो चेंजेस सेल्स के अंदर आते हैं तकरीबन ये हमारे पास ऑलमोस्ट 4 to 12 हावर्स लेते हैं टू बी आइडेंटिफाइड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप histologically. So this series of changes which occurs in a lethally injured cells, this series of changes is called as necrosis. This series of changes is called as a necrosis. Once again, हमारे पास कोई भी एक नॉर्मल सेल है और इस नॉर्मल सेल को एक्सट्रीम लीथल इंजरी हो जाती है और ऐसी इंजरी कि ये जो नॉर्मल सेल है वो इस इंजरी को अडाप्ट नहीं कर सकता, इस इंजरी को रिवर्स नहीं कर सकता और इस इंजरी को एडजस्ट नहीं कर सकता, तो इस सेल के अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं ऑलमोस्ट ये जो चेंजेस होते हैं तकरीबन 4 to 12 हावर्स लेते हैं, 4 to 12 हावर्स लेते हैं टू बी आइडेंटिफाइड हिस्टोलॉजिकली। दिस series of changes which occurs in a lethally injured cell, this series of changes is called as necrosis. So necrosis का definition हमारे पास क्या है? necrosis हमारे पास it is irreversible injury. It is irreversible cell injury. It is irreversible cell injury during which a series of morphological changes may occur. Series of morphological changes may occur when a cell is lethally injured. When a normal cell is lethally injured. तो ये हमारे पास क्या हुआ? नेक्रोसिस है। वंस अगेन जब भी कोई नॉर्मल सेल को जो है ना एक्सट्रीम लीथल इंजरी हो जाती है तो उसमें जो है ना चेंजेस आ जाते हैं और फाइनली ये डिसअपीयर हो जाती है, तो वो चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर सकता, रिवर्स नहीं कर सकता और इस चेंजेस के स्ट्रेस के साथ ये खुद को एडजस्ट नहीं कर सकती सेल। तो सेल के अंदर हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं और इस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? नेक्रोसिस। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? नेक्रोसिस। सो क्वेश्चन हमारा क्या है कि ये नेक्रोसिस के दौरान हमारे पास चेंजेस क्यों होते हैं? हमारे पास नेक्रोसिस के दौरान चेंजेस क्यों होते हैं? जब भी हमारे पास कोई सेल जब ये लीथली इंजर्ड हो जाए, जब ये लीथली इंजर्ड हो जाए, जब भी हमारे पास कोई भी सेल जब ये लीथली इंजर्ड हो जाए तो ये हमारे पास मेटाबॉलिक पाथवे को रन नहीं कर सकती, मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकती कोई भी सेल। फॉर एग्जांपल ये सेल है, जब भी इस सेल को हमारे पास क्या हो जाए, जब भी इस सेल को लीथल इंजरी हो जाए, this cell cannot run its metabolic activities,
So uh, what will happen if the cell cannot run metabolic activities है, यहाँ पे हमारे पास जो स्टोर्ड एटीपी होती है, यहाँ पे जो हमारे पास एटीपी होती है उसकी यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो जाती है। जो हमारे पास स्टोर्ड एटीपी होती है उसकी यूटिलाइजेशन बहुत रैपिड हो जाती है। सो हमारे पास जो स्टोर्ड एटीपी होती है, stored ATP, they utilize very rapidly, utilize very rapidly। जबकि जब भी हमारे पास जो स्टोर्ड एटीपी होती है वो यूटिलाइज होती है तेज़ी के साथ, तो हमारे पास जो एनर्जी स्टोर होता है वो एनर्जी स्टोर गोज डाउन, एनर्जी स्टोर गोज डाउन। जब भी हमारे पास एनर्जी स्टोर नीचे जाता है, नॉर्मली सेल के अंदर जब भी ग्लूकोज इंटर होता है इनटू क्रेब्स साइकिल या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, तो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, और तब जाके विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इट गेट्स इंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल, इट गेट्स इंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल। लेकिन ड्यूरिंग नेक्रोसिस जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट होता है किस चीज़ को, लैक्टिक एसिड को, लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट होता है। और जो लैक्टिक एसिड होता है वो जो हमारे पास सेल के अंदर इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट जो होता है, इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट उसको बहुत एसिडिक बना देता है। इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट को लैक्टिक एसिड बहुत एसिडिक बनाता है, एसिडिक। नॉर्मली ग्लूकोज जो था वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया, एंड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इट गेट्स इंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल। बट इन केस ऑफ necrosis, glucose is converted into the lactic acid and then it's get enter into the Krebs cycle। but you know जो lactic acid है it will make the intracellular material of the cell very very acidic। सही हो गया। अब जबकि हमारे पास इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट जो है, हमारे पास जो इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट है वो एसिडिक है, इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट बहुत एसिडिक है। सो अब हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास प्रोटीन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो तरह के प्रोटीन होते हैं, एक है हमारे पास स्ट्रक्चरल प्रोटीन और दूसरे है हमारे पास फंक्शनल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन और दूसरे हैं हमारे पास फंक्शनल प्रोटीन। सो जब हमारे पास सेल के अंदर ग्लूकोज, नेक्रोटिक सेल के अंदर ग्लूकोज लैक्टिक एसिड की फॉर्म में एंटर हो जाए, तो ये हमारे पास इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट को एसिडिक बनाता है। और एसिड जो है हमारे जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है which is responsible for the structure of the cell and function of the cell, उसको जो है डाइजेस्ट करता है, डीनेचर करता है, इसको डीनेचर करता है। सो ड्यू टू दिस you can say that this is one of the morphological change into the cell, one of the morphological change।
सो नेक्रोसिस में हमारे पास सेल के अंदर क्यों मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं? फर्स्ट रीज़न हमारा ये है कि जब भी कोई लीथल इंजरी हो जाए सेल को, तो वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं कर सकती सेल। जो हमारे पास यहाँ पे पहले से जो हमारे पास स्टोर्ड एटीपी होती है, वो बहुत रैपिड यूटिलाइज होती है और एनर्जी स्टोर जो होता है इट गोज डाउन। नॉर्मली हमारे पास ग्लूकोज नॉर्मल सेल के अंदर पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है और फिर ये क्रेब्स साइकिल में इंटर होता है। लेकिन नेक्रोटिक सेल के अंदर ये इन्वर्स हो जाता है। ग्लूकोज हमारे पास लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है और लैक्टिक एसिड इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट को एसिडिक बनाता है। और ये एसिड हमारे पास क्या होता है, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन और फंक्शनल प्रोटीन को डिनेचर करता है एंड दिस लीड्स टू द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इनटू द सेल। सो ये फर्स्ट रीज़न तो हमारे पास ये हो गया। सेकंड रीज़न हमारे पास ये है कि जब भी हमारे पास सेल के अंदर लीथल इंजरी हो जाए, तो हमारे पास क्या होगा, जब भी सेल के अंदर लीथल इंजरी हो जाए तब हमारे पास क्या होगा, जब लीथल इंजरी हो जाए तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ज़्यादातर जो है एंजाइम्स होते हैं सेल के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास लाइजोसोम्स है। मैं थोड़ा जूम करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास क्या है, लाइजोसोम है। अब लाइजोसोम के अंदर जो लाइजोसोमल एंजाइम्स होते हैं, जो हमारे पास लाइजोसोम के अंदर जो लाइजोसोमल एंजाइम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लेट सपोज मान लो ये हमारे पास क्या है, लाइजोसोम है, सही है। अब इस लाइजोसोम के अंदर हमारे पास लाइजोसोमल एंजाइम्स हैं, सही है। और ये जो लाइजोसोमल एंजाइम है, ये हमारे पास it is limited within the cell membrane of the lysosomes. It is limited within the lysosomal membrane. Limited within the lysosomal membrane. सो जब भी हमारे पास सेल डैमेज हो जाए, या सेल को जब हमारे पास लीथल इंजरी हो जाती है, तो ये लाइजोसोमल मेम्ब्रेन डिसरप्ट हो जाता है, रप्चर हो जाता है। ये जो हमारे पास लाइजोसोमल मेम्ब्रेन होता है, ये रप्चर हो जाता है। जो लाइजोसोमल मेम्ब्रेन होता है, इट गेट्स रप्चर्ड। ये हमारे पास क्या होता है, रप्चर हो जाता है। तो जब हमारे पास लाइजोसोमल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए, जो एंजाइम है, लाइजोसोमल एंजाइम है, वो बाहर आ जाते हैं सेल के इन्वायरमेंट में एंड दीज एंजाइम्स विल स्टार्ट डैमेजिंग सेलुलर प्रोटीन्स। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लाइजोसोम का मेम्ब्रेन है और इस केस में जो है लाइजोसोमल मेम्ब्रेन रप्चर हो गया है। और जैसे ही ये लाइजोसोमल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए, जो हमारे पास लाइजोसोमल एंजाइम्स होते हैं, दे स्टार्ट डाइजेस्टिंग सेलुलर प्रोटीन। So it also leads to the morphological changes within the necrotic cells.
विद इन द नेक्रोटिक सेल्स। अब यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है। एक होता है हमारे पास ऑटोलाइसिस, एक है हमारे पास ऑटोलाइसिस। अब ऑटोलाइसिस हमारे पास क्या होता है? एक होता है ऑटोलाइसिस, दूसरा होता है हमारे पास हेट्रोलाइसिस। ऑटोलाइसिस हमारे पास क्या होता है? जब हमारे पास सेल जो है ना उसकी डाइजेशन होती है बाय इट्स ओन एंजाइम्स। सेल डाइजेस्ट बाय इट्स ओन एंजाइम्स means digestion of the cell by its own enzymes. This is called as autolysis. This is called as autolysis. और हमारे पास जो हेट्रोलाइसिस क्या होता है? हेट्रोलाइसिस का मतलब ये होता है कि जब भी हमारे पास सेल डाइजेस्ट होता है थ्रू मैक्रोफेजेस और थ्रू मैक्रोफेज माइक्रोब्स, such digestion of the cell is called as heterolysis. The digestion of the cell through macrophages and microbes. Such digestion of the cell is called as heterolysis. So जब भी हमारे पास लीथली इंजरी हो जाए सेल के अंदर, उसमें हमारे पास नंबर फर्स्ट तो ऑटोलाइसिस होता है लाइसोसोम के थ्रू, और हेट्रोलाइसिस थ्रू मैक्रोफेजेस. So it also one of the change occurs during the morphological during the necrosis. So once again, सेल के अंदर जब भी हमारे पास किसी भी नॉर्मल सेल को लीथली इंजरी हो जाए, तो लीथली इंजरी की वजह से सेल जो है वो उसमें जो लाइजोसोम होता है उसका मेम्ब्रेन जो है, लाइजोसोमल मेम्ब्रेन, वो रप्चर हो जाता है. और जब भी रप्चर हो जाए तो लाइजोसोमल एंजाइम्स जो है दे स्टार्ट डाइजेस्टिंग सेलुलर प्रोटीन्स. तो दो तरह के प्रोसेस यहाँ पे होता है. एक तो हो ऑटोलाइसिस. ऑटोलाइसिस मीन डाइजेशन ऑफ द सेल बाय इट्स ओन एंजाइम्स, एंड हेट्रोलाइसिस द डाइजेशन ऑफ द सेल्स थ्रू मैक्रोफेजेस एंड माइक्रोब. सच डाइजेशन इज कॉल्ड एज हेट्रोलाइसिस. तो ये दूसरा रीजन हो गया. समटाइम्स हमारे पास नेक्रोसिस के दौरान हमारे पास क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक हार्ट है. अब इस हार्ट में हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई भी ब्लड वेसल्स हैं, ये हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, और इस ब्लड वेसल में लेट सपोज मैं मान लेता हूँ कि इसमें हमारे पास एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक बन गया है. क्या चीज़? एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक. यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक. अब हमारे पास क्या होगा? अब इस एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक की वजह से हमारे पास इट में लीड्स टू द थ्रोम्बस हो जाता है. मैं मान लेता हूँ कि ये हमारे पास डिपेंडेंट मायोकार्डियम है. ये हमारे पास क्या है? डिपेंडेंट मायोकार्डियम है. डिपेंडेंट मायोकार्डियम का मतलब ये है कि ये जो ब्लड वेसल्स है ये हमारे पास ब्लड सप्लाई करता है इस मायोकार्डियम को, दिस पार्ट ऑफ द मायोकार्डियम. सो जब भी हमारे पास ब्लड वेसल्स को तो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग बन जाए ब्लड वेसल्स के अंदर, तो ये जो डिपेंडेंट मायोकार्डियम है यहाँ पे
हमारे पास सीवियर इस्कीमिया और हाइपोक्सिया हो जाता है। सीवियर इस्कीमिया और हाइपोक्सिया, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग की वजह से हमारे पास जो डिपेंडेंट मायोकार्डियम होता है, डिपेंडेंट मायोकार्डियम में इट लीड्स टू सीवियर इस्कीमिया और हाइपोक्सिया। सीवियर इस्कीमिया और हाइपोक्सिया, और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी आ जाती है। सीवियर डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन अकर, सीवियर डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन अकर। सो व्हाट विल हैपन, अगरचे हमारे पास ये डिपेंडेंट मायोकार्डियम जो है इसमें सीवियर इस्कीमिया और हाइपोक्सिया, if it remains more than 30 seconds, then the dependent myocardium will die. Then the dependent myocardium will die. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जब भी डिफिशेंसी आ जाए ऑक्सीजन की, सीवियर इस्कीमिया हो जाए या हाइपोक्सिया हो जाए, तो ये डिपेंडेंट मायोकार्डियम को अगर 30 सेकंड तक ऑक्सीजन ना मिले तो दिस डिपेंडेंट मायोकार्डियम विल डाई, दिस डिपेंडेंट मायोकार्डियम विल डाई। फॉर एग्जांपल सर्टन कार्डिक डेथ में या सर्टन कार्डिक डिजीज़ में हमारे पास क्या होता है, सर्टन कार्डिक डिजीज़ में, सर्टन कार्डिक डिसीज़ में हमारे पास क्या होता है, पर्सन जो है वो डाई होता है विद इन 1 or 2 hours आफ्टर सीवियर इस्कीमिया। तो जब आप उस डिपेंडेंट मायोकार्डियम को ऑब्जर्व करोगे तो वहाँ पे आपको नेक्रोटिक चेंजेस अपीयर नहीं होंगे, वहाँ पे हमारे पास नेक्रोटिक चेंजेस अपीयर नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल सर्टन कार्डिक डिजीज़ में जब भी कोई, फॉर एग्जांपल लेट सपोज हमारे पास, मैं मान लेता हूँ कि ये हमारे पास कोई भी एक पेशेंट है जिसको हमारे पास कार्डिक डिजीज़ है, तो इस पेशेंट को जब भी, फॉर एग्जांपल इसको सर्टन कार्डिक डिजीज़ है, अगर ये पेशेंट 2 to 3 hours में डाई हो जाए, मर जाए, तो हमारे पास जो नेक्रोटिक चेंजेस होता है उस अफेक्टेड मायोकार्डियम में वो ऑब्जर्व नहीं होंगे। नेक्रोटिक चेंजेस will not be observed. Will not be observed. मैं फिर से रिवाइज करता हूँ कि जब भी हमारे पास सर्टन कार्डिक डिजीज़ में if a person within 1 or 2 hours in certain cardiac disease after severe ischemia to a part of myocardium, necrotic changes will not be observed. ओके और दूसरी बात, हमारे पास जब भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ ये हमारे पास कोई भी एक मायोकार्डियम है, मायोकार्डियल सेल्स है। अब इस मायोकार्डियम के जो सेल मेम्ब्रेन है, जब भी हमारे पास सेल मेम्ब्रेन ऑफ दिस मायोकार्डियम सेल्स रप्चर या डिस्टर्ब हो जाए, तो हमारे पास जो इंट्रासेलुलर कार्डिक स्पेसिफिक एंजाइम्स और जो प्रोटीन्स है वो लीक हो जाते हैं टू द इंजर्ड एरिया। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मायोकार्डियल सेल हैं,
मायोकार्डियल सेल हैं। अब ये मायोकार्डियल सेल जब हमारे पास इसका मेम्ब्रेन, मायोकार्डियल मेम्ब्रेन जब ये रप्चर हो जाए, मायोकार्डियल मेम्ब्रेन जब ये हमारे पास रप्चर हो जाए तो हमारे पास इंट्रासेलुलर कार्डिक स्पेसिफिक एंजाइम्स, इंट्रासेलुलर कार्डिक स्पेसिफिक एंजाइम, इंट्रासेलुलर कार्डिक स्पेसिफिक एंजाइम एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स, प्रोटीन भी हमारे पास लीक हो जाते हैं। इंट्रासेलुलर कार्डिक स्पेसिफिक एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स में लीक, और ये जो है इंट्रासेलुलर कार्डिक स्पेसिफिक एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स, these may drains through the lymphatics and blood capillaries into the general circulations. ड्रेन करता है कौन? लिम्फेटिक्स प्लस ब्लड कैपिलरीज इनटू जनरल सर्कुलेशन, जनरल सर्कुलेशन। अब हमारे पास क्या होगा? ये जो एंजाइम्स हैं बेसिकली हमारे पास जो है कार्डिक स्पेसिफिक ट्रोपोनिन आई है और कार्डिक स्पेसिफिक ट्रोपोनिन टी है, CKM भी है, कार्डिक स्पेसिफिक ट्रोपोनिन आई, कार्डिक स्पेसिफिक ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, CKMB। ये एंजाइम ये जो कार्डिक स्पेसिफिक इंट्रासेलुलर एंजाइम है, ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? लिम्फ है, और ये हमारे पास क्या है? ब्लड कैपिलरीज है। तो ये हमारे पास किस चीज़ को देता है? जनरल सर्कुलेशन को, जनरल सर्कुलेशन को देता है। such enzymes can be detected as earlier as 2 hour, can be detected as earlier as 2 hour। once again, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास लेट सपोज हमारे पास कोई भी एक हार्ट है, और इस हार्ट में जो है ये हमारे पास ब्लड वेसल्स है, और ये इस पार्ट ऑफ द मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई करता है। सो लेट सपोज मान लेते हैं कि इस ब्लड वेसल में हमारे पास एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक बन गया है। तो ये जो डिपेंडेंट मायोकार्डियम है, इसमें सीवियर इस्कीमिया और हाइपॉक्सिया हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे साथ ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी आ जाती है। सीवियर डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन अकर्स। सो विद इन 30 सेकेंड्स अगर इस अफेक्टेड मायोकार्डियम को ऑक्सीजन प्रोवाइड ना हो, इट विल डाई। फॉर एग्जांपल सर्टन कार्डिक डिजीज में आफ्टर ऑनसेट ऑफ सीवियर इस्कीमिया एंड हाइपॉक्सिया, अगर हमारे पास पेशेंट को 2 to 3 आवर्स में ऑक्सीजन प्रोवाइड ना हो तो ये पेशेंट डाई हो जाता है। और जो नेक्रोटिक चेंजेस होते हैं इट विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड, बट समटाइम्स हमारे पास क्या होता है कि लेट सपोज हमारे पास ये मायोकार्डियम है, जब इस मायोकार्डियम का सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए,
तो इंट्रा सेलुलर कार्डिक स्पेसिफिक एंजाइम जो है, जिसको हम कहते हैं TNT, TNI, और हमारे पास सीक एंड MB स्पेशली, ये लीक हो जाते हैं इनटू द लिम्फेटिक्स एंड ब्लड कैपिलरीज, एंड इट मे गोज इनटू द main circulation and such enzymes can be detected as much as earlier as 2 hours, फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास अगर पेशेंट नहीं मरा, वो जिंदा है, और यहाँ पे हमारे पास प्लेग बी है, तब हमारे पास क्या होगा, देन द अफेक्टेड मायोकार्डियम आल्सो, हमारे पास जो अफेक्टेड मायोकार्डियम है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अफेक्टेड मायोकार्डियम है, यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक है ब्लड वेसल्स के अंदर। इस केस में हमारे पास अफेक्टेड मायोकार्डियम फेसिंग सीवियर हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया, सीवियर hypoxia and ischemia. So अब हमारे पास क्या होगा, the affected myocardium also produce some chemical mediators to form inflammatory zones. ये हमारे पास क्या करेगा, ये जो affected myocardium है, this piece of the myocardium, ये हमारे पास release some chemical mediators, और ये केमिकल मीडिएटर्स किस चीज़ के लिए होगा, फॉर न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस। फर्स्ट यूजुअली हमारे पास न्यूट्रोफिल्स आते हैं, एंड सेकेंडली हमारे पास मैक्रोफेजेस आते हैं। ये इस पे हम डिटेल से लेक्चर बनाएंगे कि न्यूट्रोफिल्स फर्स्ट क्यों आते हैं, सेकंड मैक्रोफेजेस क्यों आते हैं इन्फ्लेमेटरी जोन में, या फिर हमारे पास मैक्रोफेजेस क्यों फर्स्ट नहीं आते, न्यूट्रोफिल्स क्यों पहले आते हैं इन्फ्लेमेटरी एरिया के अंदर। इस पर हम एक अलग सा वीडियो बनाएंगे। सेकंड हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, मैक्रोफेजेस। अब हमारे पास क्या होगा, जो मैक्रोफेजेस है और न्यूट्रोफिल्स है, मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स, दे विल स्टार्ट डाइजेस्टिंग द नेक्रोटिक सेल्स। जो नेक्रोटिक सेल्स है उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट करेगा, नेक्रोटिक सेल का डाइजेशन स्टार्ट करेगा। सेकेंडली यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो लोकल फाइब्रोसाइट्स है उसको एक्टिवेट करेगा। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ ये हमारे पास कोई भी ये लोकल फाइब्रोसाइट्स है, इसको एक्टिवेट करेगा, फाइब्रोसाइट्स में कन्वर्ट करेगा, अब हमारे पास क्या होगा, जो फाइब्रोसाइट एक्टिवेट जब हो जाए तो इसको हम बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट। अब हमारे पास क्या होगा, जब फाइब्रोब्लास्ट दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग कोलाजेंस, एंड ओवर सम वीक्स these necrotic cells will start disappear. ये कोलाजिन को प्रोड्यूस करेगा, कोलाजिन प्रोडक्शन, एंड आफ्टर सम वीक्स ये जो हमारे पास नेक्रोटिक सेल्स है ये डिसअपियर हो जाएंगे, एंड यू विल फाइंड जस्ट स्कार्स टू बी देयर, यहाँ पे कुछ स्कार्स वगैरह होंगे। सो ये था आज का हमारा लेक्चर नेक्रोसिस के बारे में, कि नेक्रोसिस हमारे पास किस तरह होता है। इसके अंदर हमने पढ़ा कि नेक्रोसिस में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, फिर मैंने पढ़ाया कि हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्यों होते हैं, फिर इस लेक्चर में हमने मुख्तलिफ चीज़ें कवर किए। सो होप यू गाइस enjoy my lecture, and inshallah tomorrow we will discuss
morphological changes occurring in the necrosis. Morphological changes occurring in necrosis. फिर हम जो है ना माइक्रोस्कोपिकली इसको एक एक करके स्टडी करेंगे।